सोफिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बने एक घर में आज दबी दबी सी चहल पहल हो रही है। इस घर की रसोई में एक जवान लड़का अपने कंधे पर AK-47 राइफल लिए केवा उबाल रहा है। साथ वाले कमरे में दो आदमी चारपाई पे बैठे हैं और इनकी राइफल्स दीवार के सहारे फर्श पर खड़ी हुई हैं। ये दोनों शख्स सिगरेट पीते हुए आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं। इतने में वो लड़का ट्रे में 3 कप खेवे लिए कमरे में दाखिल होता है। चारपाई पे बैठे दोनों आदमी अपने अपने कप उठाकर गर्मा गर्म खेवे के घूंट भरने लगते हैं। चारपाई पे बैठे ये दोनों शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि पश्चिमी कश्मीर में आतंक का पराय बन चुके हिजबुल के जाने माने आतंकी अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार हैं। ये दोनों ना जाने कितने ही भारतीय फौजियों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं और सालों से इंडियन आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर हैं। तीसरा लड़का जो इनके लिए खेवा उबाल कर लाया है, इसका नाम इफ्तिकार भट्ट है, जो हिजबुल में नया भर्ती हुआ है। 6 फुट 2 इंच के इस लड़के का ज़्यादातर मुंह दाढ़ी से ढका हुआ है। लंबे बाल कंधों पर आकर गिर रहे हैं और चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ये ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार की बातों में कोई खास दिलचस्पी दिखा रहा है। 2 हफ्ते पहले जब ये इन दोनों के पास आया था तो इन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि ये इन्हें कैसे जानता है, क्योंकि साउथ कश्मीर का बच्चा जानता है कि अगर इस इलाके से हिजबुल में भर्ती होना है तो यही वो 2 शख्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। भट्ट ने इन्हें बताया था कि 3 साल पहले सोफिया के पास एक गांव में उसके भाई का एनकाउंटर कर दिया गया था। उस दिन से ही वो बदले की आग में झुलस रहा है। इफ्तिकार भट्ट इनके पास काफ़ी तैयारी के साथ आया था। दरअसल वो इनकी मदद से एक आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करना चाहता था और उसके पास चेक पॉइंट के एंट्री एग्जिट रूट के साथ साथ हाथ से बने कुछ नक्शे भी थे। इतनी अच्छी तैयारी और फौज के प्रति नफरत और बदले की आग देखकर तोरारा और सब्जार केवल 2 हफ्तों में ही उसकी मदद के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन हमले से 1 दिन पहले तोरारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके मन में भट्ट को लेकर काफी सवाल है। वो भट्ट के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तुम कौन हो? लड़का पहले तोरारा को देखता है, फिर सब्जार की तरफ अपनी नजरें घुमाता है। अपने कप को जमीन में रखकर वो गुस्से से अपनी राइफल को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी शक है तो तुम मुझे अभी के अभी गोली मार दो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे अभी मार डालो। भट्ट को पहली बार इतने गुस्से में देखकर तोरारा चौंक जाता है और गुस्से से भट्ट की तरफ घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद तोरारा अपना मुंह सब्जार की तरफ घुमाता है, शायद ये पूछने के लिए कि इस लड़के का करना क्या है। पर जैसे ही तोरारा अपना मुंह सब्जार की तरफ घुमाता है, भट्ट अपने पजामे से 9 mm की पिस्टल निकालता है और बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक 4 राउंड फायर कर देता है। तोरारा और सब्जार किसी तेज आंधी में ढहे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। भट्ट नीचे झुकता है और उनकी नब्ज चेक करता है। जमीन से अपने कप को उठाता है और आराम से चारपाई पर बैठकर खेवे के घूंट भरने लगता है। वो सूरज छिपने का इंतजार करता है, क्योंकि सूरज छिपते ही उसे एक लंबे सफर पर जाना था। ये सफर उसे वहीं ले जाएगा जहां से वो आया था, जहां उसे इंडियन आर्मी के 1 पैरा SF के मेजर मोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको माँ भारती के एक ऐसे वीर की कथा सुनाऊंगा जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर देश प्रेम की नई परिभाषा लिख डाली है। मेजर मोहित के इस हुलिये के कारण उनके साथी उन्हें कई बार चिढ़ाया करते थे, अबे साले तूने अपना ये हुलिया नहीं बदला ना तो किसी दिन आर्मी के हाथों ही मारा जाएगा। इस पर मेजर मोहित शर्मा हंसते हुए जवाब देते थे, मर जाऊंगा लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। 2 महीने बाद जब मोहित शर्मा गाजियाबाद अपने घर ट्रेन से वापस जाते हैं तो उनके बड़े भाई मधुर शर्मा उन्हें स्टेशन पर लेने आते हैं। ट्रेन स्टेशन पर आती है और धीरे धीरे करके पूरी खाली हो जाती है, लेकिन मोहित का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। मधु ट्रेन में चढ़ता है और एक एक करके सारी बोगियां छान मारता है, लेकिन मोहित का कहीं अता पता नहीं होता। वो परेशान होकर अपने छोटे भाई को इधर उधर स्टेशन पर ढूंढ ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, ओए भाई पहचाना नहीं क्या? अपने छोटे भाई को वो लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और कश्मीरी फहरान में देखकर दंग रह जाता है। मेजर मोहित शर्मा के पिता राजेंद्र शर्मा और माता सुशीला शर्मा दोनों ही मिडिल क्लास के कामकाजी लोग हैं और हर माँ बाप की तरह उनका भी यही सपना था कि उनका बेटा इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट जैसी डिग्री हासिल करके अच्छी सी नौकरी करे और घर बसाए और उन्हें पोते पोतियों का सुख दे। लेकिन स्कूल के दिनों से ही मोहित का मन तो कहीं और लगा हुआ था। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहित शर्मा महाराष्ट्र के श्री संत गजानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वो जाने से पहले एनडीए का एग्जाम दे चुके होते हैं। जब रिजल्ट आता है तो वो महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उनके पिता उनसे ये बात छुपा कर रखते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके बेटे को फौज में जाने का कीड़ा बहुत बुरी तरह काट चुका है। वो खुद यूपीएससी फ़ोन करके पता कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है और एक दिन अपना सारा सामान लेकर अपना मेडिकल देने के लिए महाराष्ट्र से गाजियाबाद
आ जाते हैं। वो अपने बेटे को समझाने की लाख कोशिश करते हैं, पर मेजर मोहित शर्मा तो अपना मन बना चुके थे। उनका मेडिकल 4 हफ्ते बाद दिल्ली में होने वाला था, लेकिन मेडिकल से पहले उन्हें पता चलता है कि उनका वजन तो आइडल वेट कैटेगरी से 6 किलोग्राम कम है। इसी की पूर्ति के लिए वो अपनी डाइट में कई लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और दर्जनबंद केले रोजाना लेना शुरू कर देते हैं। 4 हफ्तों में ही वो अपना वजन 8 किलोग्राम बढ़ा लेते हैं। एनडीए में भी वो एक ऑलराउंड कैडेट के तौर पर उभरते हैं। उन्हें बॉक्सिंग, घुड़सवारी और तैराकी में ट्रॉफीज फॉर एक्सीलेंस भी मिलती हैं। 1999 में मेजर मोहित शर्मा आईएमए से ग्रेजुएट कर जाते हैं और 11 दिसंबर 1999 को मेजर मोहित शर्मा देश की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक मद्रास रेजिमेंट की 5th बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन कर दिया जाता है। एनडीए के दिनों से ही उनके 2 ही सपने थे, एक तो पैरा एसएफ में जाना और दूसरा कश्मीर में सर्व करना। इनमें से उनका दूसरा सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। साल 2000 के मध्य में उनकी रेजिमेंट को पुंछ राजौरी सेक्टर में 35 राष्ट्रीय राइफल की काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के अंडर ऑपरेट करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी दौरान मेजर शर्मा पैरा एसएफ के कई अफसरों के संपर्क में आते हैं। इनसे वो पैरा एसएफ में आने की गाइडलाइंस लेते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कश्मीर के दुर्गम इलाकों में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। 13 दिसंबर 2001 के दिन मेजर मोहित शर्मा कश्मीर में ही अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर मिलती है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादियों ने देश की संसद पर हमला कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में आतंकियों ने गोलियों का कहर बरसा दिया था और जब ये कहर रुका तो दिल्ली पुलिस, पार्लियामेंट सिक्योरिटी और एक माली सहित 9 लोग शहीद हो चुके थे। इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने एलओसी पर ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया था और मेजर मोहित शर्मा की टीम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी। इसी ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक लीड करते हैं और इसके लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन भी मिलता है। जब मेजर मोहित पैरा एसएफ के लिए पहली बार अप्लाई करते हैं तो उनका तबीयत खराब होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, पर साल 2003 में दूसरी बार कोशिश करने पर उन्हें 1 पैरा एसएफ में सेलेक्ट कर लिया जाता है। मैरून बैच पहनने के बाद उनकी खुशी छुपाई नहीं छुपती, लेकिन उनकी माता सुशीला का गुस्से से बुरा हाल है। वो अपने बेटे से पूछना चाहती थी कि जब वो पहले ही इतना खतरों भरा काम कर रहे हैं तो और ज्यादा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है, पर मेजर मोहित शर्मा का जवाब सुन के उनकी माँ का दिल पिघल जाता है, क्योंकि उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर नहीं बल्कि चंडीगढ़ में थी। यहीं पर मेजर मोहित शर्मा की मुलाकात आर्मी सर्विसेज कोर की कैप्टन रेशमा सरीन से होती है और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी को शुरू हुए चंद ही महीने हुए थे कि साल 2004 की शुरुआत में मेजर मोहित शर्मा को कश्मीर से बुलावा आ जाता है। यही वो समय है जब मेजर शर्मा एक खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। वो कई महीनों के डीप कवर और प्लानिंग के बाद अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार का काम तमाम कर देते हैं। 19 नवंबर 2004 को मेजर मोहित शर्मा और कैप्टन रेशमा सरीन शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। शादी के बाद उन्हें इंडियन इन्फेंट्री स्कूल के कमांडो ट्रेनिंग विंग और फिर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात कर दिया जाता है। इतनी कम उम्र में कमांडो का इंस्ट्रक्टर बनना बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी। इधर मेजर शर्मा के माता पिता भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका बेटा अब खतरे से बाहर था, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती। मेजर मोहित शर्मा को एक बार फिर अक्टूबर 2008 में कश्मीर से बुलावा आ जाता है। दिन था 20 मार्च 2009 का। मेजर मोहित शर्मा और उनके साथ 25 पैराट्रूपर की टीम कुपवाड़ा बेस में अपने अगले मिशन के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। दोपहर के समय उनके सेक्टर कमांडर का फोन आता है और कुछ देर बाद वो अपनी टीम के साथ 6RR बटालियन के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ते हैं। 6RR का सीईओ मेजर शर्मा को बताते हैं कि उनकी एक टीम ने हफरूदा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादियों को सपोर्ट किया है। छोटी मुठभेड़ के बाद सभी आतंकी बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेजर मोहित शर्मा की टीम को बुलाने का एक ही मतलब था कि उन आतंकियों का ढूंढकर शिकार करना है। इंटेल भी कुछ खास नहीं थी, बस ये पता था कि 18 मार्च की सुबह वो आतंकी एलओसी पार करके हफरूदा के घने जंगलों में छिप गए हैं। 21 मार्च 2009 सुबह 2:30 पर मेजर मोहित शर्मा की टीम बेलगाम से हफरूदा में मौजूद 6RR की स्क्वाड से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। सुबह 4 बजे मेजर मोहित शर्मा की टीम 6RR की स्क्वाड से मिलती है और उनसे जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। ब्रीफिंग के बाद 6RR का एक ऑफिसर उन्हें उस लोकेशन पर ले जाता है जहां उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद मेजर मोहित शर्मा कहते हैं इस ऑपरेशन को अब स्पेशल फोर्सेस ही हैंडल करेंगी, अब आप वापस जा सकते हैं, थैंक यू। मेजर शर्मा एक पैराट्रूपर को हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन के लिए 6RR के साथ पीछे ही छोड़ देते हैं और बाकी बचे पैराट्रूपर को 8-8 की स्क्वाड में बांट देते हैं।
एक स्क्वाड को मेजर मोहित शर्मा अपने जोड़ीदार हवलदार राजीव कुमार के साथ खुद लीड करते हैं, दूसरे को नायब सूबेदार उत्तम चंद और तीसरे स्क्वाड का नेतृत्व हवलदार राकेश खंडेलवाल को सौंप दिया जाता है। तीन स्क्वाड बर्फ से ढके हफरूदा के घने जंगलों में फैल जाती हैं और जल्द ही हवलदार राजीव को बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। आतंकी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो आतंकी उनमें सबसे आगे चल रहा था, बाकी आतंकी भी उसके पैरों के निशानों पर चल रहे थे ताकि उनके पीछे लगी फौज को ये पता ना चल सके कि उनकी संख्या कितनी है। अभी मेजर मोहित शर्मा ये सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी थोड़ा आगे निकल चुके पैराट्रूपर नेत्र सिंह का वायरलेस पर मैसेज आता है कि उन्होंने 2 आतंकियों को स्पॉट कर लिया है और आतंकियों ने उन्हें देख लिया है। ये वाकया अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि बर्फ से ढकी हफूदा की गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। मेजर शर्मा की टीम पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। पैराट्रूपर नेत्र सिंह को 2 गोलियां लगती हैं और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। जो दिखे उसका कवर लेकर मेजर शर्मा अपनी स्क्वाड को अंदाजे से आतंकियों की दिशा में फायर करने का ऑर्डर देते हैं। अभी सुबह के 11 बजे थे और आतंकी मेजर शर्मा की टीम पर आगे से एक आर्क की फॉर्मेशन में फायरिंग कर रहे थे। मेजर मोहित शर्मा हवलदार राकेश जिनकी स्क्वाड ऊपर जा रही थी उसको फटाफट घूमकर आतंकियों को एंगेज करने का ऑर्डर देते हैं। हवलदार राकेश की स्क्वाड 2-2 की जोड़ियों में तुरंत फैलकर अपनी टार 28 राइफल से आतंकियों की दिशा में फायरिंग करना शुरू कर देती है। तभी हवलदार राकेश को एक गोली उनके पैर में लगती है और वो उसी समय अपना कॉम्बैट पटका उतारकर अपने घाव पर बांध लेते हैं और लड़खड़ाते हुए आतंकियों पर फायरिंग जारी रखते हैं। मेजर शर्मा जानते थे कि आतंकी उनसे कहीं बेहतर पोजीशन में हैं और उनसे बचने के लिए वो अपनी स्क्वाड को थोड़ा पीछे हटकर फायरिंग करने को बोलते हैं। उनको कवर देने के लिए मेजर शर्मा फायरिंग जारी रखते हैं। हवलदार राजीव चिल्लाकर बोलते हैं, सर पहले आप आ जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। पर मेजर शर्मा बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। वो ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी एक गोली आकर उनकी बाजू में लगती है। वो भी अपना कॉम्बैट पटका उतारकर घाव पर बांध लेते हैं और अपनी फायरिंग जारी रखते हैं। कवर में जाने के बाद वो अपने स्क्वाड के लेफ्टिनेंट सुभाष सिंह को आतंकियों की दिशा में एमजीएल फायर करने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही सुभाष सिंह एमजीएल फायर करने वाले होते हैं तभी एक गोली आकर उनकी कोहनी में लगती है। मेजर मोहित देखते हैं कि सुभाष अब एमजीएल ऑपरेट नहीं कर सकता। वो उनसे पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं और खुद एमजीएल उठा लेते हैं और दुश्मन की दिशा में एक के बाद एक 6 ग्रेनेड फायर कर देते हैं। आतंकियों की तरफ से होने वाली फायरिंग एकदम से धीमी पड़ जाती है। इस समय तो ये बात किसी को नहीं पता थी, पर एमजीएल से मेजर शर्मा ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। ग्रेनेड का धुआं छटने के बाद मेजर मोहित शर्मा कवर लेने के लिए अपने साथियों के पास दौड़ पड़ते हैं और जब वो कवर लेने के बिल्कुल करीब होते हैं तभी एक गोली उनकी छाती की बाईं तरफ लगती है। हवलदार राजीव तुरंत अपनी टीम लीडर की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं ठीक हूँ राजीव, ये ज्यादा बड़े घाव नहीं है, तुम उन पर गोलियां चलाते रहो, एक भी आतंकी बचकर नहीं निकलना चाहिए। ये कहकर वो राजीव कुमार को वापस भेज देते हैं। इतने में नायक सूबेदार उत्तम सिंह का स्क्वाड ऊपर पहुंचकर आतंकियों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। एक भी आतंकी को छोड़ना मत, उन पे फिर से गोलियां चलाओ। पीले पड़ते मेजर मोहित शर्मा अपनी बुलंद आवाज में ऑर्डर देते हैं। वो एक हाथ से फायरिंग जारी रखते हैं। वो आखिरी दम तक यही बोलते रहे, मैं ठीक हूँ, बाकियों को देखो, उन पर गोलियां बरसाते रहो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। देर शाम तक पैरा एसएफ के और भी स्क्वाड वहां आ जाते हैं। मेजर शर्मा को हेलीकॉप्टर से 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उन्हें अगली सुबह शहीद घोषित कर दिया जाता है। हवलदार राजीव आज भी उस दिन को याद कर रो पड़ते हैं और कहते हैं मोहित सर को अपने कंधों पर हेलीकॉप्टर तक ले जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब की जान बचाई। 5 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 12 आतंकी मारे जाते हैं जबकि मेजर मोहित शर्मा सहित 4 पैराट्रूपर शहीद हो जाते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सीन की जांच में पता चलता है कि इन आतंकियों में से एक हाईली ट्रेंड शार्प शूटर था जो अपनी स्नाइपर राइफल से गोलियां चला रहा था। यही कारण था कि ऐसे ऑपरेशन में देश की सबसे इलाइट यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए हों। उस दिन जब शर्मा निवास के घर का फोन बजता है तो अपने बेटे की मौत की खबर सुन के उनकी मां बेहोश हो जाती है। वहीं पटियाला में उनकी पत्नी का भी कुछ यही हाल होता है। उनको एक दिन आईसीयू में रखा जाता है। हर साल 21 मार्च को मेजर मोहित शर्मा के यूनिट 1 पैरा एसएफ में 2 मिनट का मौन रखा जाता है और ऐसा कोई पैराट्रूपर नहीं है जो मेजर मोहित शर्मा के बहादुरी के कारनामों से वाकिफ ना हो। एक फौजी जब नहीं मरता जब वो जमीन पर गिरता है, वो जब मरता है जब हम उसे बुला देते हैं। जय हिंद दोस्तों। क्या बताएं, वो देख वाकई में मतलब हम इतना मिस कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं से आएगा आगे और आकर बोलेगा कि मम्मी मैं आ गया। अभी तक भी ये लगता नहीं है कि वो चला गया। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि मोहित बुला रहा है। कोई चीज़ भी बनाते हैं तो जो उसके शौक की है वही लगता है कि कैसे कहाँ दे के आए हम लोग। और मतलब कोई टाइम नहीं जाता, सुबह उठते हैं तो उसकी याद आती है, शाम होती है तो हम एक टाइम बहुत रोते हैं।